स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब प्रियंका योर हाइनेस के पास आते हुए बोलती है, आप इतनी दूर क्यों आए हैं? वह बोलती है, आज मौसम इतना सुहावना है कि हाइनेस ने मुझे टहलने जाने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रियंका बोलती है, मुझे समझ आ गया ये अच्छा विचार था। अगर आप बगीचे की ओर जा रहे हैं तो मैं आपका मार्गदर्शन कर सकती हूँ। तभी उनकी नजर प्रियंका के हाथ में जाते हुए बोलती है, ये क्या है? मैंने देखा कि आप कुछ देर पहले से घूर रही थी। ये सुन के प्रियंका की नजर अपने हाथ में पकड़े हुए लेटर पे जाती है। वह बोलती है, कुछ नहीं, साम्राज्य से आया गया एक पत्र है, इसलिए मैं उसे पढ़ रही थी। और हाइनेस बोलती है, क्या ये पिता से या आजकल से है? प्रियंका बोलती है, ऐसा नहीं योर हाइनेस, आपको पता है कि हाल ही में मैं ड्यूक एलाइड के लिए व्यापारिक उद्देश्य से साम्राज्य का दौरा किया था। वहाँ पे मेरी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से हुई जो अनाथालय में उस यंग लेडी की देखभाल किया करती थी। मैंने सुना कि ड्यूक ने उसे अपने पास रख लिया और वह नौकरानी के रूप में काम कर रही है। वह बहुत ही दयालु और हंसमुख बच्ची लग रही थी। उसकी सही जन्म तिथि पता नहीं है, लेकिन लगभग 9 साल की प्रतीत होती है। और हाइनेस बोलती है, मुझे यकीन है कि आप सब कुछ अच्छे से संभाल रही हैं, लेकिन क्या वह नौकरानी के रूप में काम करने के लिए ज्यादा छोटी नहीं है? अगर उसे किसी तरह की परेशानी हो रही है या मदद की जरूरत है तो कृपया हर समय उसकी सहायता जरूर करें। ये सुन के प्रियंका हंसते बोलती है, जी हाँ, कृपया चिंता न करें। हाइनेस बोलती है, ऐसा लगता है कि ड्यूक एलाइड बूढ़े हो रहे हैं। जिस व्यक्ति को केवल अपने परिवार की परवाह हो उसके लिए ऐसा काम करना। बताया जाता समय बीतता गया और सीजन का अंत नजदीक आ गया। इसी बीच एलाइड स्टेट में बहुत कुछ घटित हो चुका था। सबसे बड़ी खबर ये थी कि आजकल की मदद के लिए धन्यवाद। एलिसिया की खेती पर रुका हुआ शोध तेजी से आगे बढ़ गया। इसी वजह से ड्यूक ने कहा कि मैंने खेती में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनके मुनाफों ने मेरा हिस्सा काफी बढ़ा दिया। मैं अपनी आत्मनिर्भरता निधि के लिए बचत शुरू करने में पूरी तरह से तैयार हूँ, क्योंकि मैंने दाना के साथ रहने का फैसला किया। इसलिए मुझे अपनी जीवन योजना में बदलाव करना होगा। जल्दी ही मुझे ड्यूक को उन चीजों की सूची देनी होगी जिसमें मैं गुप्त रूप से निवेश करने की योजना बना रही हूँ। अब बस यही बचा है। माना स्टोन बेचने के लिए माना स्टोन आमतौर पर उन खानों में से निकाले जाते हैं जहाँ माना ऊर्जा एकत्रित हो। इस तरह के रत्नों में प्राकृतिक रूप से माना ऊर्जा डालकर माना स्टोन बनाना आम बात नहीं है। तलवारबाजों द्वारा प्रयुक्त आभा दोनों और जादूगरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली माना हृदय में जमी हुई माना से आती है। विशेष रूप से जादूगर माना को उतना ही महत्व देते हैं जितना कि अपने जीवन को। हालांकि मेरे पास अपार मात्रा में माना शक्ति है और अपने पिछले जीवन के परीक्षण के साथ मुझे इसे नियंत्रण करने की अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास है। मुझे नहीं पता है कि मेरी माना क्षमता क्यों बढ़ गई, लेकिन किसी भी हालात में मैं अकेडमी उत्सव में प्राप्त रत्नों को सफलता पूर्वक माना पत्थर में बदल दिया। अब बस इन्हें बेचना काफी है, क्योंकि रत्न पत्थर बहुत ही सस्ते थे। उनमें से कुछ टूट गए क्योंकि वे प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को संभाल नहीं पाए, लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई है। वह अपने हाथ में पकड़े हुए ब्रेसलेट को देखते हुए सोचती है, पलक झपकाते इसे उच्च शुद्धता वाले माना स्टोन में बदल सकती हूँ, क्योंकि रशुतेन साम्राज्य अपने माना पत्थरों के लिए अधिकतर बेल्स की रियासत पर निर्भर करता है। अगर मैं इन पत्थर को बाजार में उतार दूं, तो मुझे यकीन है कि बहुत ही मुनाफा होगा। एक परेशानी, अपनी पहचान छुपाते हुए कैसे बेचें? मैं सोच ही रही थी, तभी एक लड़की बोलती है, मैं तुम्हें लेने आ रही थी। रेड की डचेस अभी अभी पहुंची है, जल्दी आइए। ये सुन के रिया हैरान होकर बोलती, हाँ, और वहाँ से भागते हुए सोचती है, आज पायरेट की डचेस मुझे कौन कौन सी रोमांचक कहानियाँ सुनाएंगी। वह बताती है, पायरेट की डचेस जानबा राज्य की राजकुमारी, जिसे रेगिस्तान की भूमि के रूप में जाना जाता है, ड्यूक पैरोट की पत्नी है, जो महारानी के छोटे भाई और राज्य के प्रधानमंत्री है। शादी के बाद से राजधानी में रहने के बावजूद वह सामाजिक कार्य कामों में शायद ही कभी भाग लेती थी। लेकिन एक हफ्ते पहले डचेस परेशान होकर बोलती, दूसरी औरतों की पुष्टि तो लगभग हो चुकी है, लेकिन मुझे पायरेट स्टेट को लेकर चिंता है। डचेस को इतना परेशान देखकर रिया उनसे पूछती, क्या परेशानी है? डचेस मुस्कुराते हुए बोलती, चाय पार्टी के निमंत्रण के साथ परिवार का प्रतीक चिन्ह फूल भेजना एक प्रथा है, लेकिन राजधानी में आने के बाद ये मेरी पहली चाय पार्टी है, इसलिए मैं हर महिला की पसंद के अनुसार विशेष फूल भेजना चाहती थी। यह बोलने के बाद वह सर पकड़ कर रोते हुए बोलती है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि पायरेट की डचेस को किस तरह का फूल भेजना चाहिए। रिया सोचती है, पायरेट की डचेस कभी भी किसी भोज में शामिल नहीं होती है। इसके बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है, इसलिए ये समझा जा सकता है कि वह चिंतित है। इस बात की अधिक संभावना है कि वह फिर से निमंत्रण को अस्वीकार कर देंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि डचेस ज्यादा निराश नहीं होंगी। अभी रिया को कुछ याद आता है। वह बोलती, माय लेडी, कैक्टस कैसा रहेगा? ये सुनकर डचेस बोलती है, कैक्टस? रिया बोलती है, हाँ, पायरेट की डचेस रेगिस्तान की धरती से हैं। उन्हें शायद वह पौधा देखना अच्छा लगेगा जो वह अक्सर अपने गृह देश में देखती थी। वह सोचते, मेरे पिछले जीवन में पायरेट की डचेस थी, उन्हें अपने घर की याद सताने लगी। आखिरकार तलाक लेने के बाद वह अपने देश लौट गई। डचेस रिया के सर पे सलाते हुए बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारे सुझाव के अनुसार कैक्टस तैयार करवाऊंगी, तुम हमारे लिए भाग्य का प्रतीक हो। ये बोलते हुए डचेस मुस्कुरा रही होती है। रिया भी बहुत ही खुश होती है। पायरेट की डचेस इशारा करते हुए बोलती है, तुम क्या ये वाकई में मुझे कैक्टस भेजने का विचार तुम्हारा था? यह मन में सोचती है। उनका अचानक इस संपत्ति का दौरा करना मुझे काफी हैरान करा, लेकिन अचानक ये पूछना उसका इरादा क्या है? अपने हाथों को दबाते सोचती, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मैं उसे सच बता दूंगी। ये बोलती, हाँ, ये सही है, मुझे यात्रा पढ़ना और मानचित्रों का अध्ययन करना का शौक है। अचानक मैंने आपके देश का वृतांत पढ़ा था, अंबा का साम्राज्य। पायरेट की डचेस बोलती, ओह। मैं सोचती हूँ, मुझे लगा कि उसने मेरा मजाक उड़ाने के लिए एक कैक्टस भेजा है और वह एक बच्चे को बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन ऐसे लगता है कि वह काफी ईमानदार थी।
सोचकर वो खड़े होते हुए बोलते हैं, डचेस एलाइड, क्या मैं कल आपके साथ बातचीत करने के लिए फिर से आ सकती हूँ? डचेस मुस्कुराते हुए बोलती है, जी हाँ। सुन के पायलट की डचेस मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं अपने राज्य से कुछ किताबें ले आऊंगी, यह बताती है। और अब पायलट की डचेस मुस्कुराते हुए बोलती है, रिया इधर आओ। रिया पायलट की डचेस को ग्रीट करती है। देख पायलट की डचेस मुस्कुराते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे सामने इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। डचेस आपको इतनी दूर से आने की जरूरत नहीं थी। डचेस मुस्कुराते हुए बोलते, ये यंग लॉर्ड पायलट की ये पहली यात्रा है, मुझे लगा कि उचित अभिवादन करना अच्छा रहेगा। तभी रिया की नजर पायलट के यंग लॉर्ड पे जाती है। बताया जाता है पैरट के यंग लॉर्ड एडन पायलट। ये सोचते हैं ये वही यंग लॉर्ड पायलट है जिसके बारे में मैंने अफवाह सुनी थी। तभी डचेस मुस्कुराते हुए बोलती है, एडन। सुन के एडन घबरा जाता है, फिर जल्दी से डचेस को ग्रीट करते हुए बोलता है, जैसे लाइट आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं पायलट परिवार का सहायक हूँ। डचेस मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ यंग लॉर्ड, इतनी दूर से आने के लिए आपका धन्यवाद। पायलट की डचेस बोलती है, लेकिन मुझे यंग लेडी दिखाई नहीं दे रही, क्या वे अंदर इंतजार कर रही है? ये सुन के डचेस मुस्कुराते हुए बोलती है, दरअसल वह अभी कुछ देर पहले ही पीछे बगीचे में भाग गई थी। रिया बोलती है, तो मैं जाकर उसे ले आऊंगी। बोलते है, रिया क्या तुम ऐसा करोगी? क्योंकि हम पहले से ही आए तो आपको यंग लॉर्ड को बगीचे में ले जाना चाहिए। ये सुन के एडन का मुंह खुला रह जाता है। सुन के पायलट की डचेस बोलती है, ये अच्छा विचार है, पहली मुलाकात में औपचारिक माहौल बनाने के बजाय साथ खेलना बेहतर होगा कि एक दूसरे के करीब आ सके। डचेस मुस्कुराते हुए बोलती है, बच्चे ऐसे ही होते हैं ना। बेचारे एडन की तो कोई सुन ही नहीं रहा होता है, वह बोलते नहीं। तभी डचेस मुस्कुराते हुए बोलती है, एडन तुम जाओ। एडन घबराते हुए बोलता, हाँ माँ। रिया एडन को बगीचे में ले आई होती है। रिया उसे अंदर जाने के लिए बोल रही होती है। एडन मन में सोचता है, मेरे पैरों से खेलकर करीब आओगे, मुझे दोस्त की जरूरत नहीं है। वह लड़की शायद इसलिए भाग गई क्योंकि वह भी मेरे साथ खेलना नहीं चाहती थी। वह वहाँ से जाते हुए बोलता है, अरे मुझे उसे ढूंढने के लिए किस तरफ जाना चाहिए? लेकिन जब वह अपने सामने देखता है तो वहाँ रिया नहीं होती है। बोलता है, क्या उसने मुझे अकेला छोड़ दिया? मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है वह कितनी छोटी है, लेकिन मैं किसी मेहमान के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है? एडन को कोई आवाज आता है जिससे सुनकर वह हैरान हो जाता है। वह चिल्लाते बोलते है, ये क्या था? ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी उसकी नजर दाना पे जाती है, पेड़ पे बैठी हुई होती है। दाना बोलती है, वहाँ कौन है? मैं यहीं पे खत्म करती हूँ।